हेलो बच्चों, तो सब कैसे हैं। आई होप कि सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल बढ़िया चल रही होगी। वर्क पावर और एनर्जी का लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट करने के बाद आज हम स्टार्ट करेंगे वर्क पावर एनर्जी का लेक्चर नंबर 2। उससे पहले जिन लोगों ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है उनके लिए कुछ ना कुछ दिक्कत आने वाली है, क्योंकि अगले एक क्वेश्चंस जो मैं सॉल्व कराऊंगा उस क्वेश्चन में आपका प्रीवियस वाला वीडियो देखा हुआ होना ज़रूरी है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो देर किस बात की, जाइए और वीडियो को देखिए। इसलिए देखना है क्योंकि मेरा क्वेश्चन की शर्त है, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो एक शर्त है, वो ये कि उसके लिए पहले वाला वीडियो देखा हुआ होना ज़रूरी है। सर आप तो है ना ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे हमको कुछ आता नहीं है। हम बिना देखे भी सॉल्व कर सकते हैं। हम सर शक्तिमान के बाद दूसरे व्यक्ति हैं, है ना। ओके बेटा, तुम शक्तिमान बनो। आपके लिए हम ये क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर आप शक्तिमान बन रहे हैं तो मान लीजिए ये 1 kg का आपके पास मास है, ये 2 kg का आपके पास मास है। ये मास और ये जो बॉडी है ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही है और इसने नीचे 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कर दिया। मान लो 3 मीटर ये नीचे चली गई, ऑब्वियस है ये नीचे गई होगी तो ये 3 मीटर तो कहाँ गई होगी, ऊपर की तरफ गई। सॉरी, 3 मीटर कहाँ गई होगी, ऊपर की तरफ गई होगी। इसमें स्ट्रिंग में टेंशन ऊपर की तरफ, इसमें स्ट्रिंग में टेंशन ऊपर की तरफ। तो सब कुछ दे दिया। पूछना क्या चाहते हो? पूछना ये चाहते हैं मेरे बच्चों कि वर्क डन बताना है आपको। आपको वर्क डन बताना है। ओहो, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं। दैट इज वर्क डन एंड टेंशन। वर्क डन ड्यू टू टेंशन ही लिखो। वर्क डन ड्यू टू टेंशन फोर्स। वर्क डन ड्यू टू टेंशन फोर्स। इस टेंशन फोर्स की वजह से इसके ऊपर कितना वर्क डन होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते के साथ ही एक आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने वाला है। एक आपका खुद का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। तो जिन लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया है बहुत अच्छी बात है, और जो लोग अभी इंतजार कर रहे हैं वो लोग अभी भी चांस है। प्रीवियस लेक्चर देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। कुछ बच्चे तो सर हमें प्रीवियस लेक्चर देख चुके हैं लेकिन सॉल्व नहीं हो रहा है। आ जाओ, सॉल्व करेंगे इसको। आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है टेंशन फोर्स के द्वारा। उससे पहले टेंशन पता करना पड़ेगा। सर के फ्रिक्शन की वीडियो भी देखो, टेंशन पता चलेगा बेटा। टेंशन, अगर ये वेट नीचे है तो 1g नीचे, जिसकी वजह से टेंशन फोर्स T प्रोड्यूस होगा। ये 2g कहाँ, वेट नीचे कितना, ये रहा 2 kg का मास है भाई। वेट क्या होता है, W इज इक्वल टू वॉट, इट्स मास इनटू एक्सेलरेशन। टेंशन फोर्स इधर। सबसे पहले कहानी टेंशन की सॉल्व करना पड़ेगी, क्योंकि जब तक टेंशन नहीं पता तो लाइफ में टेंशन किस चीज का है। लोग अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं ना, टेंशन किस चीज का है, वो सब पूछते ही हैं। अगर उनको टेंशन बता दो तो वो भाग जाएंगे। टेंशन किस चीज का है आपको वो पता कर दो। टेंशन पता करने के लिए आइए कुछ काम करते हैं, क्योंकि वर्क डन तो तब पता चलेगा जब आपको टेंशन पता होगा। वर्क डन ड्यू टू टेंशन फोर्स ही तो मुझे कैलकुलेट करना है। वर्क डन ड्यू टू टेंशन फोर्स ही तो मुझे पता करना है। इसके लिए मुझे सबसे पहले टेंशन पता होना चाहिए। तो आ जाइए एक एक इक्वेशन करके सॉल्व करेंगे, फिर आपको एक शॉर्टकट तरीका बताएंगे। सर शॉर्टकट तरीका पहले बताइए। नो नो नो, तो थोड़े लंबे रास्ते से चलो। चलिए, टी बॉडी कहाँ जा रही है, ऊपर। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रही है बॉडी उस डायरेक्शन का फोर्स पॉजिटिव ले, यानी कि टी को ले पॉजिटिव। टी को ले पॉजिटिव, टी ऊपर। नीचे कौन खींचेगा उसको, 1g, तो t माइनस 1g। बॉडी का मास कितना है, बॉडी का मास है सर 1, और बॉडी में एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है, a। t माइनस 1g इंटू a, फर्स्ट इक्वेशन। इस 2 kg मास के पास आ जाओ। 2 kg मास, बॉडी कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ। फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ। फोर्स किधर है, अपोजिट डायरेक्शन में। बॉडी कहाँ जा रही है, नीचे, यानी कि नीचे जो है वो एक्सेलरेट हो रही है।
तो एक्सेलरेशन वाले डायरेक्शन में जो फोर्स है उसको पॉजिटिव ले, यानी कि 2g माइनस टी, 2g माइनस टी इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडीज 2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडीज। ओहो, याद है न्यूटन वैशाप, याद है एफ नेट नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एफ नेट वही तो किया है, नेट फोर्स देखो ना बेटा, टी ऊपर लग रहा है 1g नीचे लग रहा है, टी माइनस mg नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इक्वेशन नंबर 2 में भी वही काम किया है, इनको नाम दे दीजिए, दिस इज 1 दिस वन इज 2। क्यों ना एक काम किया जाए, क्या दोनों को जोड़ दिया जाए। अगर दोनों को जोड़ते हैं तो टी से तो सर टी गया, एक पॉजिटिव नेगेटिव टी से टी गया सर, यहाँ पे बचा सिर्फ जी, 2g में से 1g गया, g इज इक्वल टू कितना 1a प्लस 2a, ये हो गया 3a। a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू आपके पास है ये g/3। इस a की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रखिए, टेंशन पता करना है ना, टेंशन पता करना फर्स्ट में रखते हैं, तो t इज इक्वल टू t माइनस जी इज इक्वल टू a की जगह आप रखेंगे, a की जगह क्या रखेंगे g/3, और ये माइनस का t उधर जाए, माइनस का g उधर जाएगा, प्लस का g, 3g/3 प्लस g कितना सर 4g/3। ओहो, टेंशन फोर्स लगा 4g/3। ओहो, मजे आ गए सर, टेंशन पता चल गया, और टेंशन पता चल गया तो वर्क डन निकालना इजी हो गया। वर्क डन निकालना कैसा हो गया, इजी हो गया। नहीं नहीं अभी नहीं, तो कब से, अरे टेंशन फोर्स मेरे पास 4g/3 आया, फिर मुझे पूछा गया कि वर्क डन ड्यू टू टेंशन फोर्स, वर्क डन ड्यू टू टेंशन फोर्स इज w, एंड w इज इक्वल टू व्हाट, w इज इक्वल टू व्हाट। अब वर्क डन जो है ना बेटा वो दो तरीके से निकलेगा, एक बार टेंशन फोर्स इसके ऊपर भी लग रहा है, एक बार टेंशन फोर्स इसके ऊपर भी लग रहा है। तो वर्क डन ड्यू टू टेंशन फोर्स फॉर बॉडी 1 kg, फॉर 1 kg बॉडी, भाई 1 kg के लिए अलग होगा ना, अरे हाँ या ना भाई, 1 kg के ऊपर टेंशन फोर्स अलग है, इसके ऊपर टेंशन फोर्स अलग है, इसका दोनों तो टी है भाई, इसका मास अलग है, वर्क डन भी तो इसका डिफरेंट होगा, इसका डिफरेंट अलग है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन अलग होगी, इसका लाइन ऑफ एक्शन अलग है। तो मैंने कहा टेंशन फोर्स फॉर 1 kg, तो 1 kg के लिए टेंशन फोर्स निकालने गए, तो T इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ SS, T की वैल्यू कितनी, T की वैल्यू सर ये आ गई 4g/3, आपने लिखी 4g/3, 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 ओहो 4g/3 इंटू S, सर S की वैल्यू लिख लीजिए 3 मीटर। ओके 3 मीटर लिखा है, सही है। अरे यार सही कैसे है सर, टेंशन लिया, टेंशन फोर्स लिया, डिस्प्लेसमेंट, बट डिस्प्लेसमेंट और टेंशन के बीच का एंगल नहीं लोगे क्या, बॉडी कहाँ जा रही है, एक्सेलरेट किधर हो रही है बेटा, ऊपर के डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट किधर है, ऊपर, टेंशन फोर्स किधर है, ऊपर। सर दोनों के डायरेक्शन सेम है, इसलिए T इंटू एस किया 4g/3, 3 से 3 मर गया, ये आ गया 4 इंटू जी की वैल्यू ले लो 10, दैट इज 40 जूल। तो 40 जूल वर्क डन इस 1 kg के ऊपर हुआ है ड्यू टू दिस टेंशन, पता चला ना। तो वर्क डन ड्यू टू टेंशन फोर्स फॉर 2 kg, जरा निकालो, वीडियो को पॉज भी करा करो, कंटिन्यू सॉल्व करते जा रहे हैं हम, नकल करते जा रहे हैं, तो ऐसी नकल नहीं करना, अकल का इस्तेमाल करें। फिर से वर्क डन ड्यू टू टेंशन फोर्स, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है बेटा, नीचे, फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर, टेंशन फोर्स ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट नीचे, देखो ना 3 मीटर नीचे जा रहा है, 3 मीटर कितना गया नीचे, फोर्स का लगा ऊपर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस T इंटू एस। T की वैल्यू कितनी सर, T की वैल्यू आपने लिखी है, इट्स 4g/3,
डिस्प्लेसमेंट कितना 3, फिर 3 से 3 मर गया, देयर इज -40 जूल। ओहो, तो यहाँ पे जो वर्क डन हुआ है ड्यू टू टेंशन फोर्स देयर इज 40 जूल। यहाँ पे जो वर्क डन हुआ है वो वर्क डन मेरे पास है -40 जूल। एक बार मुझे समझ में आ रही है कि वो नेट वर्क डन ड्यू टू टेंशन फोर्स इज इक्वल टू 0। 40 जूल पॉजिटिव, 40 जूल नेगेटिव, तो नेट वर्क डन अगर टेंशन फोर्स, ये भी तो टेंशन से निकाला था, ये वर्क डन भी टेंशन का, ये भी टेंशन, तो नेट वर्क डन ड्यू टू टेंशन फोर्स कितना 0। लिख लो इस बात को, लिख लो इस बात को, ठीक है। तो भाई हमने क्या किया, हमने ये कहा कि सबसे पहले टेंशन निकालना। अच्छा सर, एक शॉर्टकट तरीका बताने वाले थे आप, शॉर्टकट तरीका आपने नहीं बताया सर, याद है मुझे आपने शुरुआत में कहा था। तो बेटा देखो शॉर्टकट क्या होता है, टेंशन निकालने का शॉर्टकट याद है, शॉर्टकट कहो लॉन्ग कट कहो, जिसको फॉर्मूला याद है उसका भला होगा, बाकी वालों का तो पता नहीं। सो 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 याद है यार, कुछ पढ़ा भी करो, सब याद रहेगा, ऐसे कैसे याद है, पढ़ते नहीं है, याद रहेगा। 2m1 m2, 2 m1 की वैल्यू बताओ कितनी सर 1, m2 की वैल्यू बताओ कितनी 2, 1 प्लस 2, g की वैल्यू कितनी रख दूं 10 रख दूं, ओके सर। 2 इंटू 2 कितना होगा 4, 4/3 इंटू जी कितना आया बेटा 2 और 2 कितना हो गया 4, 4 इंटू 10 40 अपॉन में 1 प्लस 1 3, 40/3 यही तो आ रहा है। अच्छा हो तो इसकी वैल्यू ना भी रखो तो जी रखो, सो जी रखो ना, 4g/3 आ गया ना टेंशन फोर्स। शॉर्टकट, शॉर्टकट तो ऐसे शॉर्टकट से बचना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा और एग्जाम में फॉर्मूला जल्दी याद नहीं होता। अगर आप इस तरीके से समझेंगे तो किसी भी क्वेश्चन को बना पाएंगे। ओके चलिए, तो ये था आपका कुछ प्रीवियस वर्क, ये हमने इसमें इसलिए कराया है क्योंकि कुछ बच्चे सीधे अड़ जाते हैं, लेक्चर नंबर 2 शुरू कर दिया, लेक्चर नंबर 1 पढ़ा नहीं। अगर आप लेक्चर 1 नहीं पढ़ोगे तो बेटा यही होगा, तो कभी भी बीच में शुरुआत ना करें, स्टार्टिंग से पढ़े, स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। चलिए आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी फोर्सेस के बारे में, जैसे फोर्सेस आपके पास दो टाइप की होती है बेटा। वर्क डन कैलकुलेट करते हैं हम जब भी, तो हम फोर्स को या तो कांस्टेंट एज्यूम करते हैं, या तो मेरे पास फोर्स जो होती है एज्यूम नहीं करते, या तो मेरे पास फोर्स कांस्टेंट होती है, या फिर मेरे पास फोर्स कैसी होती है वेरिएबल होती है। या तो मेरे पास फोर्स कांस्टेंट होगी या फिर मेरे पास फोर्स वेरिएबल फोर्स होगी। वेरिएबल फोर्स यानी कि ऐसी फोर्स जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, जिसकी वैल्यू कैसी होती रहती है चेंज होती रहेगी। कांस्टेंट फोर्स वो है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, यानी कि जब वर्क डन निकालने को आपको कहा जाए कांस्टेंट फोर्स के लिए, तो आप निकालते हैं एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, और वी कैन राइट एस एफ डॉट एस कॉस थीटा। तो ये इंटायर डिस्प्लेसमेंट जब तक होता है ना, तब तक बॉडी में लगने वाली फोर्स अगर कांस्टेंट हो तभी इस फॉर्मूले का यूज करना है। इट इज ओनली व्हेन द फोर्स इज कांस्टेंट, इट इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट। जब तक फोर्स आपकी कांस्टेंट हो तभी इसका इस्तेमाल करना है, ठीक। ग्रेविटेशनल फोर्स सर कांस्टेंट है, तो ऐसी बहुत सारी फोर्सेस मिलेगी जो कांस्टेंट है, लेकिन कुछ वेरिएबल फोर्सेस होगी, जैसे स्प्रिंग फोर्स। पर स्प्रिंग की जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो तो वेरिएबल फोर्स है ना, स्प्रिंग को इतना खींचा इतना खींचा इतना खींचा, तो जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करोगे उतनी ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगी, यानी कि स्प्रिंग फोर्स एक वेरिएबल टाइप का फोर्स है। तो फोर्स जब आपके पास कांस्टेंट हो तो ये फॉर्मूला काम करेगा, लेकिन जब मेरे पास फोर्स वेरिएबल होगा तब क्या करूंगा मैं, जब मेरे पास फोर्स वेरिएबल होगा तब क्या करना है, तो आ जाइए। अगर आपके पास फोर्स वेरिएबल है तो सपोज मैंने आपको ये काम कहा, मेरे मार्कर की इंक उसे मिल जाए तो उसके जीवन में थोड़ी सी गहराई आ जाएगी, काफी लाइट वेट हो गया है। तो
आ रहे भाई आ रहे। सर आप चले गए हैं। यस, तो अब ये रेडी है जंग लड़ने के लिए, तो आ जाएं भाई। हमने कहा ओहो हो क्या मस्त चल रहा है। ये है मेरे पास कोई फोर्स F और ये है उसका डिस्प्लेसमेंट। लेट सपोज ये डिस्प्लेसमेंट मेरे पास x है, x ले लेते हैं, s ले लेके बोर हो गए, हमने x लिया। फोर्स है y एक्सिस पर, y एक्सिस पर मेरा फोर्स है, x एक्सिस पर मेरा डिस्प्लेसमेंट है। और ये कोई फोर्स जो है वो कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि F इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x। देखो भाई F इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x क्या एक वेरिएबल फोर्स है? हाँ, क्यों? क्योंकि उसमें x ऐड है ना बेटा। x की वैल्यू 0, फोर्स कितना 0, x की वैल्यू 1, फोर्स कितना 2 न्यूटन, x की वैल्यू 2, फोर्स कितना 4 न्यूटन, फोर्स कितना 4 न्यूटन, 3 6 न्यूटन। यानी कि जिस प्रकार x चेंज होगा, x ही नहीं दिखाई दे रहा है, x जैसे जैसे चेंज होगा वैसे फोर्स चेंज होगा, यानी कि फोर्स मेरा कहता है वेरिएबल। तो मान लीजिए कि ये आपके पास फोर्स कुछ ऐसा था, फोर्स कुछ ऐसा था और आपको कहा गया कि वर्क डन निकालो। आपको कहा गया कि वर्क डन निकालना है जब आपका फोर्स वेरिएबल है। तो भाई अब मेरे फोर्स की वैल्यू यहाँ पर कुछ और है। सपोज ये मेरे फोर्स की वैल्यू यहाँ पे है F1, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू कुछ और है। लेट सपोज यहाँ पे फोर्स की वैल्यू F2, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कुछ और है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कुछ और है। कैसे पता किया जाए? कैसे पता किया जाए? टोटल वर्क डन कैसे पता कर सकते हैं? तो हम क्या करेंगे, हम इसमें एक स्मॉल से स्ट्रिप ले लेंगे भाई। स्मॉल से स्ट्रिप, काफी पतली से स्ट्रिप हमें यहां पर लेना है जो कि विड्थ में होगी dx के इक्वल। विड्थ में किसके होगी? dx के इक्वल। लेट सपोज ये स्ट्रिप के ऊपर हमने लिया, वो था मेरे पास F3 ले लें, F3। मुझे कहा गया कि यहां से यहां तक ये बॉडी जब मूव करी, यहां से यहां तक ये बॉडी जब मूव करी तो टोटल वर्क डन आपने कितना किया वो कैलकुलेट करिए। अब फोर्स यहां पर वेरिएबल है, हम क्या करेंगे, हम छोटा छोटा स्ट्रिप लेंगे और छोटे छोटे स्ट्रिप लेके हम स्मॉल सा वर्क डन निकालेंगे। यानी कि इस dx के लिए मैं कुछ देर के लिए इस फोर्स को कांस्टेंट ले सकता हूं, यानी कि d वर्क डन जो होगा dw इट्स होगा F3 dx। क्यों? क्योंकि F3 कांस्टेंट है इस स्मॉल से इंटरवल के लिए। बहुत छोटा सा इंटरवल है बेटा, छोटे से इंटरवल में चेंज पता भी नहीं चलेगा कि फोर्स चेंज हुआ है नहीं हुआ। ओके, तो ये मैंने कहा dw1, ये dw3, सपोज dw3। फिर एक दूसरी स्ट्रिप काटी, यहां पे काटो, ये दूसरी स्ट्रिप काटी, ये रही। इस स्ट्रिप को भी आपने कहा dx, इसकी विड्थ कितनी ले आपने dx। यहाँ पे फोर्स कितना है बेटा? इस छोटे से स्ट्रिप के लिए देखो फोर्स लगभग कांस्टेंट दिखेगा, मैंने कहा F2। तो यहाँ पे dw ये हमें 3 है और dw2 इज इक्वल टू F2 dx। एक और स्ट्रिप काट ली जाए, ये काटी। छोटी छोटे स्ट्रिप क्यों काट रहा हूं? ताकि मेरा फोर्स मुझे कैसा दिखे? कांस्टेंट दिखे। फोर्स मुझे कांस्टेंट दिखे। मान लीजिए ये मेरे पास dx थी, तो फिर यहाँ पे dw1 इज इक्वल टू F1 dx। छोटे छोटे इनफाइनाइट, लगभग इनफाइनाइट या काफी सारे इसके हम टुकड़े करते जाएंगे और सभी टुकड़ों के लिए वर्क डन को निकालते जाएंगे। और इन सभी टुकड़ों का वर्क डन अगर ऐड कर दिया जाए तो मेरे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। सभी का स्मॉल सा वर्क डन मैं ऐड करते जाऊंगा तो मेरे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। यानी कि जब इनका सम किया जाएगा तो सम में क्या लिखेंगे? टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू dw1 प्लस dw2 प्लस dw3। अब 3 काटिए तो 3, अदरवाइज और भी ज्यादा हो सकती है। समीशन के लिए याद आता है मुझे मैथमेटिक्स में एक स्नैक बना हुआ है, स्नैक इंटीग्रेशन चीजों को जोड़ने वाला। तो समीशन कर देंगे आप इन सब का, यानी कि समीशन में कर दूंगा किसका? F डॉट dx का इंटीग्रेशन होगा। और कहां से कहां तक? अगर टोटल वर्क डन पूछा है, लिमिट मान लो ये अगर यहां से स्टार्ट होता और मैं इसको कहता x1
और इसको कहता x2, x1 से x2, तो लिमिट रखेंगे फ्रॉम x1 टू x2. That is the formula of work done when force is variable from x1 to x2, F dot dx. F dot dx. इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं फोर्स को, वर्क को, जब आपका फोर्स कैसा हो, वेरिएबल फोर्सेस, यानी कि जैसे स्प्रिंग फोर्सेस. तो वेरिएबल फोर्सेस में हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है एफ डॉट डी एक्स. तो हम क्या करते क्या है, फोर्स को लेते हैं वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट को. आपने सर डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखा, ये लो बेटा, डिस्प्लेसमेंट को लेते हैं और जब इसका एरिया निकाला जाता है, इसका टोटल एरिया, इन सभी स्ट्रिप को जोड़ोगे तो होगा क्या एक्चुअल में, एरिया इंक्लोज्ड इन. एक और बात यहां से मुझे पता चल रही है, नोट करें, एरिया इंक्लोज्ड इन फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ denotes वर्क डन. भाई कार्य को बताता है, वर्क डन को बताता है. जो टोटल एरिया है ना बेटा इसका, ये टोटल एरिया, आप सबको ऐड करोगे क्या पता करोगे, एरिया ही तो पता करोगे. जो टोटल एरिया निकलेगा फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का, दैट एरिया शोज दी वर्क डन. द एरिया शोज दी वर्क डन. आई बात समझ में आ गई. कांस्टेंट फोर्स एफ डॉट एस या एफ एस कॉस थीटा, वेरिएबल फोर्स इंटीग्रेशन x1 से x2 एफ डॉट dx. चलो एक क्वेश्चन है मेरे पास, इस क्वेश्चन को बनाएंगे. सर क्वेश्चंस क्यों देते हैं आप, क्वेश्चन हमसे नहीं बनते. ओहो, एग्जाम में बेटा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, क्वेश्चन नहीं बनते कुछ भी. क्वेश्चन देखो, ट्राई करने से पहले हारने वाले लोगों की गिनती में आपका नाम आएगा. सपोज दैट इज एफ, दैट इज 5 न्यूटन और ये डिस्टेंस 3 मीटर. चलो इसको नाम ही दे देते हैं 0 1 2, 2 को थोड़ा दूर, 2 3 एंड 4. ओके, इधर भी दे दो सर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, अरे मान लो ये 5 है. ओके, इधर फोर्स लिया गया है, इधर डिस्प्लेसमेंट लिया गया है और आपसे पूछा गया है W, आपसे पूछा गया है W, एक बड़ा सा W, वर्क डन पूछा गया है. अच्छा इसको ओमेगा नहीं समझना बेटा, कुछ लोग ओमेगा समझ जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी. W और अच्छा बना है, ये लो सर बड़ा सा W बनाएंगे, वर्क डन. आपको वर्क डन निकालना है तो वर्क डन कैसे निकालेंगे भाई, तो वर्क डन अभी सर ने बताया कि जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है उसका जो एरिया है, एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज शोज द वर्क डन. मुझे इसके अंदर का एरिया निकालना है भाई, एरिया निकालना है यानी कि ये लो एरिया पता करो, एरिया पता करो, इसका एरिया पता करो, इसका एरिया पता करो. तो एक तो मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है सर, इधर वाला हिस्सा ट्रायंगल, ये मेरा दिखाई दे रहा है ट्रायंगल और ये मेरा दिखाई दे रहा है रेक्टेंगल. और जिसको नहीं दिखाई दे रहा है वो अपने आंखों की जांच करवाइए. ओके सर मुझे दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है तो आपको एरिया इंक्लोज निकालना है बेटा, फटाफट शुरू हो जाइए. क्या लिखूंगा यहाँ पे, तो एरिया, टोटल एरिया, टोटल एरिया, टोटल एरिया पता करना है. टोटल एरिया कैसे पता करोगे, कैसे पता किया जाए, रेक्टेंगल बताए क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है. सो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ कितना है, इधर 5, इधर कितना है 3. ओहो सर 5 इंटू 3, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लंबाई गुणी चौड़ाई. ओके भाई ये तो यहां तक की बात हुई, लेकिन इधर भी तो है सर, इधर एक ट्रायंगल है,
एरिया ऑफ ट्रायंगल क्लास 10th में जाइए और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ढूंढ के आइए, पता चल जाएगा, जो कि होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, 3 से 4 कितना जाओगे 1। हाइट कितनी है, ऊपर देखो, ऊपर ऊपर ये रही ये रही ये रही, कितनी है 5 इंटू 5। द वैल्यू विल बी 5 3 जा 15 एंड प्लस 5/2। करते रहिए, सॉल्व करते रहिए, कितना आया 15 2 जा 30 30 प्लस 35 35/2 जूल। भाई इतना वर्क डन किया होगा। तो एरिया अंडर द ग्राफ अगर आप पता कर लेते हैं तो आपका काम इजीली होने वाला है। एरिया अंडर द ग्राफ आपको पता करना, समझे? हाँ सर समझ गए। चलो बहुत अच्छी बात है, समझ गए। चलिए क्वेश्चन का थोड़ा लेवल बनाते हैं, हलवे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सर मेरे। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करने से सर मेरा ईगो हट हो जाता है। ओके बेटा, तेरा ईगो हट हो जाता है, कोई बात नहीं। अब तेरा ईगो हट नहीं होगा तो हम थोड़ा सा क्वेश्चंस अलग दे देते हैं ताकि तुम्हारे ईगो को भी बराबर मौका मिले चेक करने का। लेट्स सपोज इफ f इज इक्वल टू x स्क्वायर i कैप ओहो प्लस 2y j कैप ओहो, then f force is if applied on body and body moves from 1 to 2 to 3 to 4. Find work done, find W। सब बड़ा सा W बनाया करिए ना आप। लो बेटा, ये बड़ा सा W आपके लिए, ये बड़ा सा वर्क डन आपको पता करना है। आपको फोर्स दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 2y x स्क्वायर i के प्लस 2y j के, और आपको किसी बॉडी के ऊपर ये फोर्स लगाया गया, बॉडी मूव करी 1 to 2 से 3 to 4, तो आपको निकालना है वर्क डन। आपको क्या निकालना है बेटा, वर्क डन निकालना। शुरू हो जाइए, वीडियो को पॉज कर लीजिए आराम से। आपका ईगो हट नहीं होना चाहिए, आपको ऐसा ना लगे बस इजी क्वेश्चन टाइम वेस्ट होता है, कोई बात। अभी आपका टाइम वेस्ट नहीं होने वाला। चलो शुरू करें। एक गलती नहीं करना है, चीजों को ध्यान से करना है। फोर्स कैसा है पहले समझे। फोर्स कैसा है भाई, मैंने कहा एफ इज वेरिएबल। अगर फोर्स मेरे पास वेरिएबल है तो वर्क डन कैसे निकाला जाएगा सर? वर्क डन निकाला जाएगा W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x1 टू x2 f डॉट dx। ओके बेटा, अभी जरा ध्यान से देखिए बेटा, क्या देखना है सर ध्यान से। आपको फोर्स जो है ना वेरिएबल दिया है, ओके, और इधर dx दिया है। मान लीजिए कि आपने फोर्स की जगह f इज इक्वल टू रखा x स्क्वायर i कैप प्लस 2y j कैप, और इसको इंटीग्रेट किया। इसको इंटीग्रेट करने गए और यहाँ पे इंटीग्रेशन की जगह कौन है, सिर्फ dx है। यहाँ पे कौन है, dx। लिमिट क्या रखोगे सॉरी लिमिट क्या रखोगे, क्या रखो 1 to 2 3 to 4। इंटीग्रेशन कैसे करोगे? ओह, इस कमरे का माहौल ठीक नहीं लगता है। इंटीग्रेशन कैसे करोगे भाई? x के रिस्पेक्ट में करोगे क्या, तो इसका कैसे होगा इंटीग्रेशन, इसका कैसे होगा x के रिस्पेक्ट में?
कुछ ना कुछ नया सोचना पड़ेगा। यानी कि आपको ये जो वे है ये तो काम नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि इस एक्स को तो इंटीग्रेट कर पाओगे, वाई को कैसे करोगे, वाई को कैसे करोगे? तो बेटा देखो जरा ध्यान से देखो, उसको पोजीशन वेक्टर आर से रिप्रेजेंट करते हैं और वो होता है एक्स आई के प्लस वाई जे कैप प्लस जेड कैप। और मैंने कहा कि यहां पर इसको डिफरेंशिएट किया तो ये मेरे पास आया डी आर वेक्टर इज इक्वल टू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। इसको हटा दीजिए, ये मदद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहां पर जो है वो दो डायरेक्शन में हो रहा है बेटा, एक्स में भी और वाई में भी। देखो ना 1 से 3 एक्स में गया, 2 to 4 किस में गया, वाई में गया। तो जब आप वर्क डन निकालने जाओगे तो आपको करना क्या है, अभी लिमिट की बात नहीं करेंगे, पहले तो फोर्स कितना, एक्स स्क्वायर आई, और इसको क्यों ना एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर ले लिया जाए। ये मेरे पास ये रहा, फोर्स की वैल्यू रखी W इज इक्वल टू, थोड़ा सा हम क्या करें इधर लेते हैं, है ना, W इज इक्वल टू यहां चाहिए ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इस वाले हिस्से को पहले यूज कर लिया जाए, ठीक है। W इज इक्वल टू, तो थोड़ा W को आगे बना देते हैं, W इज इक्वल टू एफ फोर्स की वैल्यू देखें कितना है, इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स की वैल्यू मेरे पास दी है एक्स स्क्वायर आई प्लस ट्वाइस ऑफ वाई जे कैप, दिस इज द फोर्स एंड डी आर की वैल्यू मेरे पास ये रही, इसे लिखे तो डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट के बारे में आपको पता होगा, हाँ पता ही होगा तभी तो पढ़ रहे हो। सर नहीं पता है तो वेक्टर्स देखो बेटा, जो भी नहीं पता है देखो उसको। वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करने जाएंगे, आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो 1, जे का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो 1, अगर आप आई का जे से करोगे तो 0, वैसे ही अगर किसी 0 का के साथ किया तब भी 0। अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करने गए तो ये मेरे पास आया एक्स स्क्वायर देखो एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 2y का होगा तो 2y dy, और z का करने जाओगे तो z वाले एलिमेंट है नहीं, दैट विल बी 0। बस हो गया काम। तो हमने कहा कि मुझे वर्क डन निकालना है एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ वाई डी वाई। अगर मुझे वर्क डन निकालना है तो x वाले कंपोनेंट को, जो x वाला कंपोनेंट है फोर्स का, उसको dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो और y वाले को y के रिस्पेक्ट में कर दो। लिमिट क्या रखेंगे, x के लिए x वाली लिमिट और y के लिए y वाली लिमिट, क्योंकि इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। हम 2 को बाहर निकालेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन लिखें। x में कितना चेंज हो रहा है, 1 से 3, 1 से कहां तक जा रहा है वो 3 तक, y 2 से 4 तक, तो y की लिमिट होगी 2 से 4। आई बात समझ में? आइए इसको सॉल्व करते हैं बेटा। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालने गए तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आपके पास कितना आएगा, दैट विल बी एक्स की पावर 3 अपॉन में 3, एक्स की पावर 3 अपॉन में 3 फ्रॉम 1 to 3 प्लस y की लिमिट को y स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा 2 y स्क्वायर बाई 2, लिमिट रखेंगे, देयर लिमिट विल बी फ्रॉम 2 to 4, इसको ले जाइए 2 से 4 की तरफ। तो मैथमेटिक्स अब आप इसका इजीली कर सकते हैं। तो w इज इक्वल टू अपर लिमिट 3 का स्क्वायर कितना हो गया, ये मेरे पास 9, 3 रखोगे 27 3 से काटोगे इतना हो जाएगा 9 माइनस लोअर लिमिट रखोगे 1, देयर विल बी 1/3। इधर गए 2 से 2 गया ऊपर, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और 2 का स्क्वायर कितना 4, 16 माइनस 4 कितना बचेगा 16 माइनस 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो W इज इक्वल टू 9 3 27 में से बन गया, दैट विल बी 26/3 एंड प्लस ऑफ 12, the value will be
26 एलसीएम ले लो, प्लस 36 अपॉन में 3 एंड 2 6/3 एंड 0। तो इतना वर्क डन होगा इस केस में जब आपका फोर्स कैसा हो, वेरिएबल हो। सर काफी डिफिकल्ट था हमारे लिए निकालना, ये तो हम नहीं निकाल सकते, बट इजी है। कैसे इजी है जरा ध्यान दो अपना। मैंने क्या किया एक्चुअल में, मैंने कुछ भी नहीं किया। जो फोर्स मेरे पास एक्स वाई और जेड भी अगर होता तो एक्स को मैंने इंटीग्रेट किया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, y को मैंने इंटीग्रेट किया, y को मैंने प्रोडक्ट किया है विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट किया। अगर z होता तो z को इंटीग्रेट करता x। अब देखो बेटा एक्चुअल में ये जो टर्म मेरे पास आई है ये वर्क डन है इन द डायरेक्शन ऑफ x। डिस्प्लेसमेंट जो x डायरेक्शन में जो फोर्स है उसकी वजह से ये वर्क डन है। y डायरेक्शन में जो फोर्स कंपोनेंट है, y डायरेक्शन में जो है उसकी वजह से ये फोर्स है, और इन दोनों फोर्सेस को मैंने मिला दिया तो ये मेरे पास टोटल फोर्स आ गया। टोटल फोर्स ये कैसे आ गया, क्योंकि ये जो वर्क डन था ये x डायरेक्शन का था, ये जो वर्क डन था ये y डायरेक्शन था, और वर्क मेरे पास कैसी क्वांटिटी बेटा, स्केलर क्वांटिटी। तो नेट वर्क डन मेरे पास आया 62/3 जूल। तो आप क्या कर सकते हैं, जब आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दिखाई दे तो आप उन क्वेश्चंस में x वाली टर्म्स को x के साथ इंटीग्रेट करेंगे, y वाले को y के साथ, z वाले को z के साथ इंटीग्रेट करेंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो पढ़ाई करते रहिए, दूसरी चीजों पे ध्यान ना देते हुए कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस लगाते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।